हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी जिसका नाम है कैसी है इश्क की दीवानगी पार्ट 55। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पार्ट से। रिया झुंझलाकर कहती है, नानू प्लीज अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नानी जी कहती है, मैं तो जा रही हूँ लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आग तुमने लगाई है इस आग में एक दिन बहुत बुरी तरीके से झुलसोगी तुम। ये कहकर नानी जी वहां से चली जाती है और रिया बस सोचती रह जाती है कि उसकी जिंदगी कितनी उलझती जा रही है। इधर स्तुति और रूहानी अभी तक हैदराबाद में ही थे। उन्हें जैसे ही ये सब पता चलता है वो जल्दी से आकांक्षा के पास पहुंचते हैं। वहां पुलिस से जो जानकारी मिलती है उससे उन्हें ये पता चलता है कि आकांक्षा रिया का किडनैप करने वहां गई हुई थी। स्तुति और रूहानी हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसे छुड़ाने की, लेकिन पुलिस वाले साफ मना कर देते हैं कि अभी 2 दिन तक कुछ नहीं हो सकता, इन्हें बेल भी नहीं मिल सकती। अगली सुबह जब रिया ऑफिस जाती है तो उसके कैबिन में अगम पहले ही मौजूद था। वो कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। रिया उसे घूर कर देखती है और कहती है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अगम मुस्कुराते हुए कहता है, नॉनसेंस कहाँ है, अपनी शादी होने वाली है और वैसे भी आधी घरवाली तो हो ही गई हो तुम मुझसे सगाई करके। रिया कहती, अगम लिसन टू मी, तुमने जैसे जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और अपनी जो आप वादा किया था उसको पूरा करो। अगम कहता, ठीक है कर दूंगा, मैंने कहा मना किया है। आज शाम को तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इसके बाद तुम उस लड़की के आस पास भी मुझे नहीं दिखाई दो। रिया हिचकिचाते हुए कहती, ठीक है। अगम कहता है, तो ठीक है मिलते हैं शाम को। उसकी ओर एक पर्ची बढ़ाते हुए, इस जगह पे शाम को राइट टाइम पहुंच जाना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रिया एक तरफ तो बहुत खुश थी कि उसे उसका भाई मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आकांक्षा का ख्याल उसके मन में उठता है वो उसे झंझोड़ देता है। शाम के समय रिया अगम के बताए हुए एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन ये क्या, ये तो पूरे कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था जहां बहुत सारे वर्कर अपना काम कर रहे थे। रिया को वो एरिया देखकर कुछ याद आ जाता है और उसकी यादों के कुछ पन्ने पीछे पलटने लगते हैं। ये वही कंस्ट्रक्शन वाली जमीन थी जहां काम को लेकर आकांक्षा और रिया में वो टकरार हुई थी, और यहीं से तो इनके प्यार की शुरुआत भी हुई थी। तब से अब तक कितना कुछ बदल गया था। ये याद करके रिया का दिल एक बार फिर से उसे धिक्कारने लगता है। वो खुद के थॉट्स को दरकिनार करके अगम को कॉल लगाती है और कहती है, तुमने मुझे इस कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में क्यों बुलाया है। अगम उधर से कहता है, उसी मन उसी मंजिल से मिलाने जिसके इंतजार में तुम यहाँ चलकर आई हो। ऊपर की तरफ देखो। रिया ऊपर सिर उठाकर देखती है तो पास वाली बिल्डिंग के ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर के एज पर खड़ा अगम हाथ हिलाकर उसे हाय कह रहा था। रिया उसके आसपास देखने की कोशिश करती है कि कोई है या नहीं वहां पर। उसे उसके पास आसपास कुछ नहीं दिखता। अगम कहता है, पहले ऊपर तो आओ, तुम्हें जिसके जिसका तुम्हें इंतजार है वो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। रिया बिना देर किए भागते हुए लिफ्ट में जाती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन टैप करती है। कुछ ही पलों में वो ऊपर वाले फ्लोर पर थी। वो वहां से उस जगह जाती है जहां अगम खड़ा था। वहां उसे अगम के अलावा कोई और नहीं दिखता। वो अब बौखला जाती है और कहती है, यश कहाँ है। अगम एक शैतानी वाली स्माइल करता है और कहता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की। रिया की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। कहती, अगम बस अब और नहीं, मुझमें अब और पेशेंस नहीं है। अगम जोर जोर से हंसने लगता, कहता, रिया 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 रिया। उसके पास आकर, इतनी बेसब्री तो तुम्हें मुझसे मिलकर भी नहीं होती। खैर अब बहुत हुआ इंतजार, चलो आज तुम्हें मिला ही देते हैं तुम्हारे भाई से। ये कहकर वो 3 बार क्लैप करता है। उसके क्लैप करते ही कुछ बंदे सामने वाले एक रूम से एक बच्चे को लेकर आते हैं। उस बच्चे का चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था।
और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसे देखते ही रिया दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उन गुंडों को धक्का देकर उस बच्चे से दूर करती है और उस बच्चे को जोर से हक कर लेती और कहती है, ये यश यश कैसा है तू, ठीक तो है ना। अगम उन दोनों के पास आता है और उस बच्चे के फेस से वो काला कपड़ा हटाता है और तब जाके उस बच्चे का पूरा फेस दिखता है। यश जो कि रिया का भाई के तौर पर बताया जा रहा है, उसकी उम्र जो थी अभी लगभग 14 से 15 साल की रही होगी। उसके मुंह पर हल्की हल्की दाढ़ी निकलना स्टार्ट हुई थी। वो बहुत डरे और सहमे हुए नजरों से रिया को और अगम को देख रहा था। खासकर उसकी नजरें बार बार रिया को घूरे जा रही थी और एकाएक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे और उसके मुंह से निकलता है, दीदू। रिया तो अभी भी मूर्ति बन के उसको देखे ही जा रही थी। खुशी, करुणा, ममता, ये सब उसके भाव एक साथ उसके चेहरे पर दिख रहे थे। उसके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही यश के मुंह से दीदू शब्द सुनती है, उसकी आंखें भर आती है और उसके आंखों के सामने आज से 6 साल पहले का वो सीन तैरने लगता है, जिसमें वो और उसका भाई एक दूसरे के पीछे लड़ते दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे थे। आज से 8 साल पहले इनकी लाइफ कितनी हसीन थी। एक सुंदर सा घर था, उसमें माँ पापा और दो भाई बहन की ये फैमिली। इन सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही दिनों में इनकी लाइफ में एक ग्रहण लगने वाला था। कुछ दिनों के बाद रिया को ऐसा एहसास होने लगा था कि सब कुछ ठीक होते हुए भी इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। बीते कुछ दिनों में उसे अपने मदर्स और फादर के रिलेशन में एक दरार सी दिखने लगी थी। वो जब भी देखती, उसके मम्मी पापा आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए ही दिखते थे, जिनका सीधा असर इन दोनों भाई बहनों की लाइफ पर पड़ रहा था। रिया की मदर अवंतिका भी एक बिजनेस वूमन थी और वो अपने पति के बिजनेस को इंडिविजुअल हैंडल करना चाहती थी, लेकिन रिया के फादर इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अपने फादर इन लॉ की कंपनी को अपनी दिवालिया हुई कंपनी दिवालिया हुई पड़ी कंपनी के साथ मर्ज कर ले, जिससे उनकी कंपनी बर्बाद होने से बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ अवंतिका इसके विरुद्ध थी। आए दिन होने वाले ये झगड़े अब देखते ही देखते घरेलू हिंसा में बदलते जा रहे थे। अब रिया के पापा धीरे धीरे अवंतिका के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए थे। एक दिन तंग आकर अवंतिका पुलिस स्टेशन में अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करवाती है। पुलिस घर आकर उसके फादर को अरेस्ट करके ले जाती है। रिया इसका सीधा सीधा जिम्मेदार अपनी माँ को समझती है, क्योंकि शुरू से ही वो अपने पिता की ओर बहुत आकर्षित थी। रिया की उम्र इस समय इतनी तो थी कि सही और गलत में वो अंतर कर सकती थी। वो अपनी माँ से बेहिसाब नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसके पिता जेल में थे और 1 महीने तक वो वहीं रहते थे। जब वो वापस घर आए, तब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। ना किसी से बात करते, ना ही कहीं आते जाते। खुद को एक कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था। अवंतिका ने घर आना बंद कर दिया था। वो अपना पूरा समय ऑफिस में ही व्यतीत करती थी। कुछ दिनों के अंदर ही घर के नौकरों के बीच फुसफुसाहट होने लगी थी कि मैडम का ऑफिस में किसी के साथ चक्कर है। तभी तो दिन दिन भर ऑफिस में ही रहती है। कभी कभी तो उन्हें एक इंसान के साथ बाहर घूमते हुए भी देखा गया है। रिया ये सब सुनती है और मन ही मन अपनी माँ के लिए जो जहर पनप रहा था, उसे अपने अंदर ही जमा करती जा रही थी। बच्चों पर क्या बीत रहा था, इसकी ना तो फादर को कोई टेंशन थी, ना ही मदर को। यश उस समय काफी छोटा था, वो उतना इन चीजों को नहीं समझता था और रिया चाहती भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ जो चल रहा है उसे ऑब्जर्व करे। इसीलिए वो अपना सारा टाइम बस उसे देती थी, उसके साथ रहती थी, उसके पीछे उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कुर्बान कर दी थी। अब जो कुछ था उसका भाई ही सब था। एक दिन यश के स्कूल से एक खबर आती कि यश स्कूल से गायब हो गया है।
ये खबर बहुत शॉकिंग थी। जैसे ही रिया को ये पता चलता है, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो पागलों की तरह हर जगह यश को ढूंढती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अवंतिका को जब ये बात पता चलती तो ऑफिस में थी, उसके लिए भी ये खबर दहला देने वाली थी। वो घर पर आती है। घर पर पहले से ही पुलिस आई हुई थी और उसके पिता से कुछ पूछताछ कर रही थी। वो जैसे ही अवंतिका को देखती है, उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी वाइफ का गला पकड़ लेते हैं। उस समय घर में अवंतिका की फैमिली के सारे मेंबर मौजूद थे। नानी जी बीच बचाव करने के लिए आती है, लेकिन वो नानी जी को जोर से धक्का देते और चिल्लाते, आज मैं इस डायन का सर्वनाश करके ही रहूंगा। इसी ने खाया है मेरे बच्चे को। बोल मेरा बेटा कहाँ है, बता कहाँ छुपाया है उसे तूने। अवंतिका का दम घुटने लगा था। वो तो अवाक थी अपने पति की इस तरह की हालत देखकर। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे ऐसा फील होने लगा था कि उसके प्राण चंद लम्हों में ही उसके शरीर से उड़ने वाले हैं। कि तब तक पुलिस का एक इंस्पेक्टर उसके फादर को पीछे से जोर से डंडे से मारता है। चोट तो करारी लगी थी, हाथ की पकड़ ढीली हो गई थी। पकड़ ढीली होते ही सबने जोर से खींचकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। नानी जी की नानी जी की पल्लू के ओट में छिपी रिया ये सारा सीन बहुत सहमे हुए देख रही थी। डर के कारण उसका पूरा शरीर शिविर कर रहा था, लेकिन उस लड़की के मेंटल हेल्थ की किसी को भी फिक्र नहीं थी। काफी देर तक ये सारा सिलसिला चल रहा था। रिया के फादर सारे दोषों का प्रत्यारोपण अवंतिका के ऊपर कर रहे थे। उनके लगाए उनके लगाए गए कुछ आरोप जो रिया के नन्हे दिमाग को उस समय समझ में आए थे, वो ये थे कि अवंतिका के लिए अपने बच्चों से ज्यादा जरूरी उसकी पिता की कंपनी और उसका करियर रहा है। वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती, जिस कारणवश ये हादसा हुआ। अगर वो कंपनी का काम छोड़कर अपने बच्चों की परवरिश पर समय देती तो ये दिन ना आया होता। रिया को उस समय उसके पापा किसी भी एंगल से गलत नहीं लग रहे थे। उल्टा उसके मन में अपने पिता के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वो सोचती है कि कम से कम उसके पिता को अपने बच्चों की थोड़ी सी तो परवाह है। लेकिन उनकी माँ, वो तो सगी माँ होकर भी सौतेलों की तरह बिहेव करती है। वो दिन उनका यूं ही गुजर गया। आने वाले कई दिनों तक काफी सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। घर के सारे मेंबर बिना खाए पिए बस यूं ही पड़े रहते थे। उन दिनों रिया के फादर की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। वो शराब के नशे में धुत हो चुके थे। सारी चीजें बदल गई थी, लेकिन इन सब में एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी अवंतिका का व्यवहार। अवंतिका रोज हमेशा की तरह ऑफिस जाती थी। उसका काम तब भी नहीं रुका था। शायद बच्चे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका ऑफिस था। कुछ दिन बाद भी जब यश को कोई पता नहीं चला तो सब लोगों ने अब उसके मिलने की आशा छोड़ दी और अब धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आने लगी। यश को लापता हुए करीब 6 महीने हो चुके थे और सबको ये लगने लगा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक एक दिन रिया के फादर नशे में धुत घर आए। उस टाइम घर पर अवंतिका और रिया थे। रिया के फादर सीधे अपनी वाइफ के रूम में गए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रिया एक पिलर से छिपकर सारा तमाशा देख रही थी। कुछ ही देर में उस रूम से जोर जोर से आवाजें आने लगी और साथ ही चीजों के गिरने और टूटने की आवाज भी काफी तेज होने लगी थी। रिया बहुत ज्यादा डर गई थी और वो दौड़कर कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो इधर उधर देखती है तो उसे उस रूम का विंडो खुला हुआ दिखता है। वो इस विंडो के थ्रू अंदर झांकती है और अंदर का जो सीन दिखता है उसके रोंगटे खड़े कर देता। अंदर अवंतिका हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ उसके फादर खून से लथपथ नीचे जमीन पर पड़े थे, जोर जोर से कर्रा रहे थे। यह सीन देखकर रिया बिल्कुल भौचक्की रह जाती है और जोर से चीखकर वहीं बेहोश हो पड़ती है। उसे जब होश आता है तो वो खुद को बेड पर लेटा हुआ पाती है। उसके पास उसकी नानी और उसके मामा जी बैठे हुए थे।
आश्चर्य की बात थी कि दोनों ही सफेद कपड़ों में बैठे हुए थे। रिया उठने की कोशिश करती है और पूछती है कि नानी, आपने ये वाइट कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नानी कुछ नहीं कहती, उससे पहले उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। किसी अनहोनी के डर से रिया का दिल दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगता है, और जब उसे पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे, तो वो ये दुख सहन ही नहीं कर पाती, एक बार फिर से बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ती है। तब से अब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि यश कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन रिया यश को कभी भूल नहीं पाई थी। और जब वो बड़ी हुई तब काफ़ी कोशिश की ये पता लगाने की कि यश गया तो गया कहाँ, लेकिन उसे भी सिवाय मायूसी के कुछ नहीं लगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को भी यश का कोई पता नहीं था, तो फिर अगम को यश का पता कैसे चला? तो हुआ कुछ यूं था कि अगम को पता था कि रिया यश को पता लगाने का हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि वो बचपन से रिया के साथ ही रहा था। जहाँ एक तरफ रिया के लिए यश का मिलना एक मोह और लगाव था, वहीं दूसरी तरफ अगम के लिए यश को ढूंढना एक जिज्ञासा का प्रश्न था। उसे हर हाल में ये जानना था कि आकर आखिर यश के साथ क्या हुआ। अगम उन लोगों में से था जो हर चीजों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ढूंढता है, और अगर चीजें बिना लॉजिक पर आधारित हो तो उसका हल ढूंढने के लिए उनका अवचेतन मन हर संभव प्रयास करता है। वो प्रयास रंग भी लाया, तभी तो उसने यश को ना जाने कहाँ से खोज निकाला था। रिया यश को लपक कर अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यश के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अपनी बहन को इतने सालों के बाद यूं सामने देखकर उसे भी एक राहत सी महसूस हो रही थी। अपनी बहन को यूं सामने देखकर उसे भी राहत राहत सी महसूस हो रही थी। बहन से मिलने की खुशी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। दोनों भाई बहन गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते, ऐसा लग रहा था जैसे सालों का वो गैप बस एक ही पल में भर सा गया है। अगम कहता है, अरे अरे अरे, बस बस, इतना गंगा यमुना ना बहाओ दोनों भाई बहन। ये कहते हुए वो यश के दोनों हाथों को खोलता है और कहता है, और लिटिल चैम्प, कैसा लग रहा है मेरा सरप्राइज? यश अगम को जोर से गले लगा लेता है और कहता है, बहुत अच्छा भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे मेरी दीदू से मुझे मिलाने के लिए। आप अगर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ। अगम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अरे बस, इतना फॉर्मेलिटीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया अगम और यश का बॉन्ड देखकर हैरान थी। यश और अगम यश और अगम को इस तरह देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अगम ने यश की किडनैपिंग की हो। वो तो एक दूसरे के साथ इतना घुले मिले हुए थे। रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये माजरा क्या है। तभी यश कहता है, वैसे भैया मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगम कहता है, क्या? यश कहता है, आपने मेरे हाथ क्यों बांधे थे और मुंह क्यों ढका था, जैसे आप मेरा किडनैप करके लाए हो? अगम रिया की तरफ देखता है और फिर एक तीखी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी सिस्टर को सरप्राइज देना था इसलिए। यश कहता, ऐसा सरप्राइज? अगम कहता, हाँ, थोड़ा अलग तरीके से, तुम्हारी दीदी को डराकर। यश हंसने लगता है और अपनी बहन को उठाता है, जो घुटनों घुटनों के बल बैठी हुई थी। कहता है, दीदू, क्या आप सच में डर गई थी? रिया कुछ नहीं बोलती, बस वो अपने भाई को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अपने भाई को यूं अपने सामने देखकर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। वो होता है ना कि ज्यादा खुशी भी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, जिसे यश साफ करता है और कहता है, दीप प्लीज, आप रोइए मत, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगम भैया ने आपके साथ बस एक मजाक किया था, उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्होंने मेरा पिछले एक महीने में बहुत ख्याल रखा है। मुझे उस ऑर्फनेज से निकाला और बाहर की दुनिया दिखाई। जिन चीज़ों को पाने के लिए मैं ऑर्फनेज में तरसा करता था, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे
दिलाई और प्रॉमिस भी किया था कि मुझे जल्द ही मेरी फैमिली से मिलवाएंगे। ये सुनकर रिया अवाक थी। वो कहती है, ऑर्फनेज मतलब तुम आज 8 सालों से ऑर्फनेज में थे? यश के चेहरा बिल्कुल उतर सा जाता है। वो कहता है, हाँ। रिया अगम की ओर देखती है इस बात की पुष्टि के लिए कि क्या ये सही कह रहा है। अगम कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, ये दरअसल एक ऑर्फनेज में ही मिला था मुझे। तुम्हें तो पता ही है, तुमने बचपन में जब से मुझसे ये शेयर किया था कि तभी से मैंने ये ठान लिया था कि हर हाल में मैं ढूंढ कर रहूंगा कि यश आखिर कहाँ है। मैंने बहुत ढूंढा, अपने हर एक सोर्स से मैंने पता किया, और जब मेरी रिसर्च चल रही थी तब मुझे इस बीच जो भी पता चला वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। रिया गौर से उसकी बातें सुन रही थी। कहती है, क्या पता चला? अगम कहता है, यश के गायब होने के पीछे तुम्हारे ही परिवार के किसी सदस्य का हाथ था, और मुझे ये तभी पता चल गया था जब तुम अभी आकांक्षा से भी नहीं मिली थी। रिया रिया कहती, इतना समय से तुम्हें जब पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अगम कहता है, मुझे ये पता लगाना था कि उस इंसान ने यश के साथ ऐसा क्यों किया। रिया बिल्कुल पोज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला उसके ही फैमिली का कोई मेंबर यश के साथ ऐसा क्यों करेगा। यश तो उस समय छोटा था, भला उससे किसी की क्या ही दुश्मनी हो। आप सबको क्या लगता है, इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? आखिर किसी को यश को उस घर से, उस फैमिली से अलग करके क्या ही मिल जाता? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी चल रही है। और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, आप कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी चल रही है। जब तक ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।